नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ और प्रार्थना भी है कि आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथियों, आज 22 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है। ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों, 22 अप्रैल के करंट अफेयर से पहले हम लोग 21 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो ये था पहला प्रश्न 21 अप्रैल का। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू करने की घोषणा की? दक्षिण भारत में साथियों विशाखापत्तनम में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन धार्मिक यात्रा कराने के लिए शुरू की गई है। अगला, हाल ही में सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एलआईसी ने 2 ऐप लॉन्च किया है, ग्राहकों के लिए माई एलआईसी और जो एजेंट है उनके लिए सुपर सेल्स साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तीसरा, हाल ही में जीई एरोस्पेस ने भारत में F404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इस इंजन का संबंध किससे है? तो तेजस लड़ाकू विमान से। तेजस लड़ाकू विमान का इंजन है F404 इंजन। आप एक क्वेश्चन का उत्तर करिए, ये कंपनी किस देश की है? एग्जाम में आ रहा है, ये कंपनी किसकी है? जैसे साथियों, जैसे राफेल विमान किसने बनाया है, वो कंपनी कहाँ की है? डसल्ट एविएशन कंपनी कहाँ की है? ब्रह्मोस कौन बनाता है हमारे भारत के संस्कृत? ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, जीई एरोस्पेस कंपनी कहाँ की है? कमेंट करिए उत्तर। चौथा प्रश्न था, हाल ही में उत्कर्ष 2029 रणनीति किसने लॉन्च की है? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। पांचवा, हाल ही में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई सेफ हर किसने लॉन्च किया है? तो सी डैक हैदराबाद ने। अगला, हाल ही में लॉन्च सरल एआई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? सरल एआई एक प्लेटफॉर्म है साथियों, इसको डेवलप किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सरल एआई। अगला, ट्रैक्शन रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर अमेरिका। अगला, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस। नौवां, हाल ही में ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता हमारी भारतीय टीम ने। 10वां प्रश्न था, हाल ही में जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में आईएसओ 15189 2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो CARI बेंगलुरु है। ये था साथियों 21 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 22 अप्रैल यानी आज का करंट अफेयर। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 के लिए किसे चुना गया है? तो करेंट का है, अप्रैल 2026 में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दिया जाता है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दौरान कृषि और खाद्य चुनौतियों से लड़ने के लिए योगदान देने वाले एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जिनका नाम है श्रीनिवास राव, इनको सम्मान दिया गया है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। देखिएगा उत्तर हो जाएगा बी। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। इनकी तस्वीर है, देखिएगा। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात ये साथियों, यह हमारे भारत में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है, इसी के डायरेक्टर है और कुलपति भी हैं। इन्हीं को प्रदान किया गया एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। डॉक्टर श्रीनिवास राव कहाँ? ये हैदराबाद के हैं साथियों, रहने वाले कहाँ के? हैदराबाद के। कृषि व खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जलवायु परिवर्तन के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दिया, इसके कारण इनको एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। एम एस स्वामीनाथन साथियों हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक है, जिस प्रकार विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग के भी सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाता है जो विश्व का कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? दुनिया का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। हाल ही में अभय एआई चैटबॉट की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। अभय एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा अभय एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट यानी ऑटोमेटिक आपके चैट का जवाब देने वाला एक रोबोट होगा, उसे ही बोलते हैं चैटबॉट। एआई चैटबॉट नाम है अभय, लॉन्च किया सीबीआई ने। किस चीज के लिए? देखिएगा, सीबीआई एंटी फ्रॉड कियोस्क बिवेयर ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। आस्क अभय से पूछिए कि आपके पास जो नोटिस आया फेक तो नहीं है, आपके पास मैसेज आया फेक तो नहीं है, आपके पास कॉल आया फेक तो नहीं है। इसी सब चीजों की जांच के लिए, सत्यता के लिए सीबीआई के द्वारा एआई चैटबॉट अभय एआई लॉन्च किया गया है। फेक नोटिस, फेक एसएमएस, फेक कॉल, अब फेक अरेस्टिंग, ऑनलाइन अरेस्ट हो जा रहे हैं घर में ही अपने
वो सब चीजों की सत्यता की जांच के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया अभय एआई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2026 अभी हाल ही में साध्वी सैल, गोवा की रहने वाली साध्वी सैल ने जीत लिया है। सुंदरी प्रतियोगिता है। साध्वी सैल गोवा की रहने वाले हैं, गोवा की रहने वाली है, इन्होंने जीत लिया है। देखिएगा साध्वी सैल, साध्वी सैल गोवा की है। 61वें क्रम का फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसमें इन्होंने फेमिना मिस इंडिया टूर्नामेंट जीत लिया। 61वां क्रम भुवनेश्वर में हुआ, साध्वी सैल गोवा की। अगला, हाल ही में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई? उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई है और भारत की यह पहली है, महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। यह उड़ीसा में स्थापित होगी। देखिएगा इसका आधारशिला रखा गया उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई स्थापित होगी, आधारशिला रख दी गई है। देखिएगा फोटो तस्वीर, अब डिटेल कवर करिएगा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मिशन हमारे भारत में 2021 में शुरू होता है। सेमीकंडक्टर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर साथियों उसे हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होता है। सिलिकॉन सबसे ज्यादा आसानी से मिल जाता है, सिलिका बालू से मिल जाता है। और सिलिका बालू उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, यूपी स्पेशल में, हम लोग यह ध्यान रखे रहेंगे। सिलिका बालू यूपी में इलाहाबाद प्रयागराज में पाया जाता है। इसी से पहली बार जो है आईसी चिप बनाया था जे एस किल्बी महोदय, यानी कि आईसी चिप का आविष्कारक जे एस किल्बी। यही आईसी चिप बनाने का भारत का पहला प्लांट धोलेरा में शुरू होता है, धोलेरा में। और यूपी में पूछा जाएगा तो नोएडा। इस स्लाइड में हम यूपी सेमीकंडक्टर और देश का सेमीकंडक्टर दोनों लेकर के आए हैं। थोड़ा सा अपडेट है स्लाइड, देखिएगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू हुआ, 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन शुरू हुआ, 50% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी। भारत में जो प्रमुख प्लांट है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कहां पर? धुलेरा गुजरात में। माइक्रोन का है गुजरात के साणंद में। टाटा का असम में मोरीगांव में भी है। और सीजी पावर का गुजरात के साणंद में। ये सब कंपनियों का जो है सेमीकंडक्टर का प्लांट है। यूपी में अगर हम बात करें, यूपी का सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब आया था? 2024 में। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब आया? 2024 में। केंद्र सरकार के अलावा 50% जो है टॉप अप सब्सिडी देगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें पहला जो है जेवर एयरपोर्ट के पास नोएडा में साथियों इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर यूपी का पहला यहाँ पर स्थापित हुआ। प्रमुख प्रोजेक्ट किसका है? HCL फॉक्सकॉन का है नोएडा में। HCL फॉक्सकॉन नोएडा और टार्क सेमीकंडक्टर ग्रेटर नोएडा में। उपयोग और महत्व क्या है सेमीकंडक्टर का? तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट वॉच, कोई भी एलसीडी स्क्रीन आप सब कुछ देख रहे हैं, एलसीडी नहीं, कोई भी स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो उसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वही आईसी चिप है। देखिए ऐसा देखे होंगे आप आईसी चिप। इसका क्षेत्र क्या क्या है? ये साथियों ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर के रूप में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये मुख्य उपकरण है उसका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर चिप को। सेमीकंडक्टर चिप, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में समेकित परिपथ। इसका आविष्कारक जे एस किल्बी, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की? वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू किया है वर्ल्ड बैंक ने साथियों। देखिएगा वर्ल्ड बैंक वाटर पॉलिसी। द वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली अनवेल्स वाटर फॉरवर्ड इन इनिशिएटिव टुडे प्रोवाइड सिक्योर वाटर एक्सेस टू 1 बिलियन पीपल। 1 बिलियन लोग यानी 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाटर फॉरवर्ड शुरू किया है। देखिएगा 1.7 बिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड डिपेंड ऑन वाटर, यानी 1.7 बिलियन लोग जल से संबंधित रोजगार से संबंधित हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 1 बिलियन लोग जो कवर होंगे, टारगेट कब तक है? 2030 तक। 2030 तक 1 बिलियन लोगों को वाटर सप्लाई से जोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट है साथियों, उसके अनुसार चार चार अरब लोग 4 अरब लोग पानी की कमी से पूरे धरती पर जूझते हैं। पानी की कमी से 4 अरब लोग, दुनिया की आबादी 8 अरब है, उसमें से 4 अरब लोग पानी की कमी से जूझते हैं। महत्वपूर्ण एक बड़ा आंकड़ा है। देखिएगा द वर्ल्ड बैंक वाटर वाटर फॉरवर्ड। छठा प्रश्न है, हाल ही में विश्व सूत्र पहल किसने लॉन्च की है? विश्व सूत्र किससे संबंधित है? विश्व सूत्र पहल संबंधित है कपड़ा मंत्रालय से। वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है विश्व सूत्र।
विश्व सूत्र का संबंध है कपड़ा मंत्रालय से। इसको लॉन्च किया गया साथियों फेमिना मिस इंडिया जो कार्यक्रम 61वें क्रम का हुआ था भुवनेश्वर में, वहीं पर शुरू किया गया विश्व सूत्र पहल। विश्व सूत्र पहल कपड़ा मंत्रालय। अगला, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहां शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसके विरोध में वहां की महिलाओं ने सांकेतिक रूप से लेट करके चिता बना करके आंदोलन किया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उत्तर सी मध्य प्रदेश। देखिए फोटो, महिलाएं लेट गई हैं, सांकेतिक रूप से चिता बना दी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का है ये, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, फिर स्टैटिक जीके देखते हैं, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला और पन्ना जिला में हुआ है चिता आंदोलन। चिता आंदोलन किस राज्य में चला गया? मध्य प्रदेश, जिला छतरपुर और पन्ना। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरुद्ध में। केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या? तो ये साथियों अगर आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश का मैप अगर हम छोटा सा बनाए, उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी। यमुना की इस प्रमुख जो सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा, सिंध। तो इसी में ये जो केन और बेतवा नदी है साथियों, केन और बेतवा नदी, इन दोनों नदियों को जोड़ने का प्लान है केंद्र सरकार का। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत नदियों में हो चुका है। जैसे कृष्णा और गोदावरी, केजी नदी को जोड़ दिया गया है इब्राहिमपट्टिनम में। इब्राहिमपट्टिनम नामक जगह पर नहर बना करके कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ दिया गया है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, ये गोदावरी नदी और ये कृष्णा नदी दोनों का जो एरिया है ये साथियों, जहाँ पर डेल्टा बनता है उसे केजी बेसिन कहा जाता है। पेट्रोलियम कच्चा तेल का भंडारण यहाँ पर है। केजी बेसिन में यहाँ पर एक नहर बना दिया गया है इब्राहिमपट्टिनम में, तो कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां जुड़ गई है। फायदा इससे क्या है? हमारे भारत में साथियों बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क है और बहुत सारा क्षेत्र है जो बाढ़ है ग्रस्त है। जैसे बिहार में, उत्तर बिहार जो है वहां पर नदी के वजह से बाढ़ आ जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक है। और एक तरफ उड़ीसा के क्षेत्र में सूखा क्षेत्र होता है, पानी की कमी की वजह से सूखा क्षेत्र हो जाता है। राजस्थान में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में विदर्भ में देख लीजिए, गुजरात के सौराष्ट्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा पश्चिमी क्षेत्र में शुष्कता है, पानी की कमी है, जमीन के अंदर से पानी नहीं निकलता है। तो एक तरफ हमारा भारत जहाँ पानी पी पी करके डूब के मर रहा है, एक तरफ हमारा भारत साथियों पानी कमी की वजह से मर रहा है। तो ये एक ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा योजना है। इस योजना का नाम भी ध्यान रखिएगा, संगम योजना। संगम योजना क्या है? इसके तहत हमारे भारत की दो नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें एक में बाढ़ आ जाता है, खूब पानी ओवरफ्लो होता है, और एक में कमी होता है। अगर वो नजदीक है तो दोनों को कैनाल बना के, नहर बना के जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो बाढ़ वाली नदी है यानी कि ओवरफ्लो जिसमें हो रहा है उसमें से कनेक्ट होकर के जो कम पानी वाली नदी है उसमें पानी चला जाएगा, तो दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा साथियों। इसको कहते हैं संगम योजना। और यह जो है नदी जोड़ो परियोजना भी है, बड़ा महत्वाकांक्षी है। लेकिन पर्यावरण के साथ अगर हम जो है छेड़छाड़ करते हैं साथियों, पर्यावरण में प्रकृति ने हमारे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरपूर संसाधन दिए हैं, बस जो है लालच पूरा करने के लिए। तो मनुष्य कहीं ना कहीं लालच की वजह से अपने बहुत से प्राकृतिक चीजों को खो दिया। उसी में एक जल भी है। जल का बहुत समय से जो है बेहतर हम लोग संरक्षण न करने, बेहतर उसका मैनेजमेंट न करने की वजह से आज हम जो जल की कमी को झेल रहे हैं, मानव गतिविधियों का ही परिणाम है। अब हम इस अगर लिंक परियोजना को बना रहे हैं तो उसके पीछे कई नुकसानदेह कारण भी है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हमसे वो कारण कौन कौन सा है कि क्यों लोग केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। और यही नहीं, कोई भी लिंक परियोजना बन रहा है तो उसका विद्रोह क्यों हो रहा है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो यही है चारों, देखिएगा। जमीन खोने का डर, नहर जब बनेगा तो जाहिर सी बात है जमीन अधिग्रहण होगा, कानूनी अधिकार की अनदेखी होगा, इसमें पर्यावरण को नुकसान होगा और पानी पर सवाल है। यही चार मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से चिता आंदोलन मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ में। अगला क्वेश्चन, WWF नेशनल अवार्ड, WWF नेशनल अवार्ड 2026 से किस भारतीय वनस्पति विज्ञानी को सम्मानित किया गया? उत्तर ए, एन अलीम यूसुफ। केरल के रहने वाले हैं एन अलीम यूसुफ, हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं और स्पेशली बॉटनी वैज्ञानिक के साथियों, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। इनका देखिएगा, केरल के वैज्ञानिक अलीम यूसुफ, इन्होंने पौधों पर काम किया है और एक मोबाइल ऐप बनाया है, नाम है इसका नियोफाइटेल डी।
नियोफाइटल डी एप्लीकेशन किसने बनाया? केरल के वैज्ञानिक अलीम यूसुफ। क्या काम करेगा? तो यह जो है एप्लीकेशन आपको किसी भी पौधे के बारे में जानकारी देगा, स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं। इससे खतरनाक जो पौधे होते हैं उनकी पहचान हो सकेगी। खतरनाक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइटल मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाया? अलीम यूसुफ को। केरल के हैं। इनको अभी हाल ही में WWF ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। केरल के हैं अलीम यूसुफ। अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह दूसरे चरण में पहला भारतीय राज्य है। इससे पहले लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने भी मरीन स्पेशल लॉन्च कर दिया है। ध्यानपूर्वक पूरी बातों को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह MSP मरीन स्पेशल प्लानिंग, ये साथियों हमारे भारत सरकार और नॉर्वे सरकार के सहयोग से शुरू होता है। 2019 में शुरू होता है। इसमें होगा क्या? समुद्री संसाधन जो होते हैं, मत्स्य, ऊर्जा और पर्यटन, इनका सही और संतुलित उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी मिलेगा MSP में। यह योजना 2019 में नॉर्वे के सहयोग से शुरू हुआ था। इसमें पहले चरण में लक्षद्वीप और पुदुचेरी में लागू हो गया था MSP, लेकिन अभी जो है उड़ीसा यह शुरू कर रहा है। दूसरे चरण में पहला राज्य जिसने MSP लागू किया है, मरीन स्पेशल प्लानिंग लागू किया है, वो उड़ीसा है। एक क्वेश्चन का उत्तर करिए। उड़ीसा जो है पहले उड़ीसा था, उड़ीसा से ओडिशा हो गया। कौन सा भारतीय संविधान संशोधन है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके तहत उड़ीसा से ओडिशा किया गया? इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करिए साथियों। समुद्री संसाधनों को क्या कहा जाता है? ब्लू इकोनॉमी में रखा जाता है। नीली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? समुद्री संसाधनों को कहते हैं। समुद्री संसाधन क्या होता है? जो मत्स्य हो गया, ऊर्जा एनर्जी हो गया और पर्यटन हो गया साथियों, ये सब समुद्री संसाधन होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में खासी और गारो को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के तौर पर किसने मंजूरी दी है? तो खासी और गारो किस राज्य की भाषा है साथियों? तो मेघालय की है। तो मेघालय की स्थानीय भाषा है गारो, खासी, जयंतिया, तीन। एक बात और ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की स्थानीय भाषा है, स्थानीय जनजाति है और पहाड़ी भी है। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है, तीन त्रिकोणी पहाड़ है मेघालय में, मानिसराम में, चेरापूंजी तहसील में, वहीं पर बादल जाके फंस जाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो वही है साथियों, उन्हीं तीनों में से गारो, खासी और गारो, इसको मेघालय राज्य ने आधिकारिक भाषा के तौर पर मंजूरी दिया है। यानी इससे पहले अभी खासी और गारो मेघालय का राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, स्थानीय भाषा के रूप में दर्ज था। मेघालय में जब ये दोनों राजकीय या ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, तब अगला मांग है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करना, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग मेघालय राज्य के द्वारा उठ रही है। खासी और गारो हमने कहा साथियों, ध्यान रखिएगा, खासी गारो जयंतिया जनजाति भी है, खासी गारो जयंतिया पहाड़ी भी है, खासी गारो जयंतिया वहाँ की भाषा भी है। तीनों राज्य के तीनों देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, इसे बादलों का घर कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख त्योहार है वांगला, और यहाँ पे जो मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, यानी कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, महिला समाज है वहां पर। शिलोंग पीक मेघालय में है, और मानिसराम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी तहसील में यहीं पर है। लिविंग रूट ब्रिज यानी कि पेड़ों की जड़ों से पुल बनाया गया है, नदी में, पहाड़ पर, झील पर, लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बनाया जाता है। सो बने पुल भी कहा जाता है इसे, सो बने पुल। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और शिलांग असम की राजधानी भी थी। असम की पूर्व राजधानी क्या थी? शिलांग। वर्तमान में राजधानी उसकी दिसपुर है। 1972 में असम राज्य से अलग होकर के मेघालय राज्य का गठन होता है। मेघालय की जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी भी है गारो, खासी, जयंतिया। नौकरेक यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, नौकरेक, जहाँ पर धूमिल तेंदुआ पाया जाता है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव 2023 में डिक्लेयर हुआ था, माउलिंग नांग यहीं पर है, मेघालय में है ये साथियों। बेहदी खलम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। 100 ढोलों का त्योहार गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बेहदी खलम। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ना पसंद आया तो भी लाइक करिए सपोर्ट करने के लिए। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का वेलकम है, अपने चैनल से जुड़ जाइए। साथियों इधर 2-3 दिन करंट अफेयर हम लेट हुए हैं, उसके लिए माफी है, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था संडे को। और भी साथियों तकनीकी कमी आ गई थी, इन्वर्टर और बैटरी ने जवाब दे दिया था, इसी की वजह से करंट अफेयर नहीं बन पाया। आगे अब ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू रहेंगे। आपसे भी ज्यादा साथियों चिंता हमें रहता है आपके लिए और अपने लिए।
तो बने रहिए, ऐसे ही अपडेट होते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।